हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मिशन एग्जाम में, जहां पर कि हम बल दे रहे हैं आगामी उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षाओं की ओर एकदम अग्रसर हैं, एकदम उसको प्राप्ति के लिए एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। और उसी के तहत हम लोग आज भूगोल की श्रृंखला में आगे की क्लास में चल रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने इसकी आधी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व किया था, जो कि 37 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। और आज बारी है 38वें क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे और इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। और जल्द से जल्द अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द हम सारे अपने चैप्टर्स, पहले एनसीईआरटी को सब खत्म करूं, ये वाली छोटी बुक्स, उसके बाद फिर से एक भूगोल की एक और जो है प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर आऊं। प्रैक्टिस सेट है एकदम से आप सभी के सामने, और बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 38 के साथ शुरू करते हैं। किसी पिंड का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम होगा? तो हम जानते हैं कि ध्रुवों पर, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसलिए किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम एवं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यह ध्यातव्य है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर होता है। पुनः पृथ्वी के भीतर मौजूद पदार्थों का द्रव्यमान भी इस गुरुत्व बल को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 39 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन देखना है हमें। पहला कथन है, महासागरों में पृथ्वी की भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। ये सही है, महाद्वीपों की तुलना में कम ही है। भूपर्पटी हल्की चट्टानों से बनी है जिसका घनत्व 3 ग्राम। ऐसा नहीं है, भूपर्पटी जहां पर हम रहते हैं ये हल्की चट्टानों से तो नहीं बनी है। तीसरा कथन है, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। ये भी सही है, और इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यही 30 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के दौरान धरातलीय तरंगे मूलतः भूगर्भीय तरंगों से ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है ना, तो प्रश्न संख्या 40 में सही। बहुत जरूरी है कि पहले हम लोगों को प्रश्न पढ़ना है कि प्रश्न में एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो मूलतः भूगर्भीय तरंगों से ही उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। धरातलीय तरंगों की दिशा संचरण के दौरान बदलती रहती है, ये भी सही है। धरातलीय तरंगों का वेग पदार्थों के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग कम हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। आइए क्यों गलत हो जाएगा और क्यों सही हो जाएगा, इसका विवरण देखेंगे सीधे ऑथेंटिक तरीके से। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय क्षेत्र शैलों के मध्य अन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। अन्योन्य मीन्स अन्य, ठीक है। ये तरंगे धरातल के साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, पृथ्वी की संरचना में संबद्ध मेंटल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेंटल, कोर, ये सब चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन राजस्व लेखपाल की परीक्षा के बाद, क्योंकि इसकी परीक्षा के बाद हम लोग पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए, और उसके आरओ एआरओ के लिए तो हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको एकदम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सत्य कथन पर विचार करना है, सत्य कथन चयन करना है। धरातल के नीचे 2900 किलोमीटर तक की गहराई है, ऐसा नहीं है।
मेंटल के बारे में ये विचार सत्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, ये सही हो जाएगा। धरातलीय लावा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। इसका घनत्व भूपर्पटी से कम होता है, ये गलत है। ये क्यों गलत है और क्यों सही है, इसको बिल्कुल ही ऑथेंटिक तरीके से देखेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, जो मोहो स्केल से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचती है, उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? मेंटल ही है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि धरातल से 2900 किलोमीटर नहीं है, ये मोहो स्केल से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसलिए आप 2900 देख के बहुत ज़्यादा घबरा करके उसको सही मत कर दीजिएगा। बहुत ही देख समझ के हमें प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलना है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे। हवाई द्वीप के क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? उदाहरणतः शील्ड ज्वालामुखी, सिंडर शंकु ज्वालामुखी, कॉल्डेरा मिश्र ज्वालामुखी। तो शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी उसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ध्यातव्य है कि शील्ड ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है, जो सिंडर शंकु कहलाता है। ठीक है, सिंडर शंकु क्या है, क्रेटर क्या है, क्या ज्वालामुखी भी हम लोग एकदम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक बार। लेकिन राजस्व लेखपाल के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली उसमें नहीं जाना है हमें। प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें भी सत्य कथन देखना है। पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कॉल्डेरा है, सही है। सत्य कथन है, जानना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट लावा से, बिल्कुल सही है। मिश्र ज्वालामुखी से अपेक्षाकृत कम बेसाल्ट का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये पूरा उपयुक्त तो सभी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी कुंड पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने ज़्यादा विस्फोटक होते हैं कि विस्फोट के बाद स्वयं नीचे धंस जाते हैं। पुनः ध्यातव्य है कि भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, अगर आपको पूछे कि महाराष्ट्र पठार कहाँ स्थित है, तो हम लोग क्या बताएंगे? दक्कन ट्रैप पर। तृतीय कथन भी इस प्रकार सत्य हो जाएगा। और ऐसे ही मिश्र ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा का उद्गार होता है। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंड, शिश्म एवं राख भी धरातल पर पहुंचती है। आइए प्रश्न संख्या 44 की तरफ देखते हैं। जल्दी जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग। अभी हमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट सॉल्व कराने हैं, मैं अकेले ही हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट सॉल्व कराऊँ? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना डाइक का निर्माण करती है? डाइक जो है वो भी लावा से ही संबंधित है। ठीक है, लावा भूपृष्ठ पर डेल्टा का, लावा दरारों में धरातल के समकोण पर जम जाए, और ये दरारों में धरातल के समकोण पर जम जाए, तो ऐसे लावा को हम लोग डाइक कहते हैं। ठीक है, जब लावा का प्रवाह दरारों में समतल के लगभग समकोण होता है और यह अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, और यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। प्रश्न संख्या 45 पे आ जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही अपने चारों ओर के वायुमंडल को पृथ्वी के पास थामे रहता है। यह वायुमंडल सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी और हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है।
इसमें कई प्रकार की गैसें जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की होती है एवं धूल कण तथा जलवाष्प भी उपस्थित रहते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, किस पारितंत्र में समस्त जीवधारी आपस में किस प्रकार संबद्ध होते हैं? वो हो जाएगा ऊर्जा तथा पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा। पारितंत्र प्रकृति का एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें रहने वाले समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हुए निवास करते हैं। ये समस्त जीवधारी आपस में ऊर्जा तथा पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े अथवा संबद्ध होते हैं। और मैं अगर यहाँ पे थोड़ा जल्दी हूँ तो कोई आप चिंता मत करिए, क्योंकि सभी कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन अभी जो है एक पूरा पीडीएफ ही सॉल्व करवाना है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दबाजी करना पड़ रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप सब लोगों को भी ना बहुत ज़्यादा धीमे धीमे पढ़ना पसंद नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग क्या है? अभी अभी इसके ऊपर ही हमने पढ़ा था, मेंटल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। परपटी, मेंटल, क्रोड। परपटी 0.5%, मेंटल 83% है और क्रोड 16% है। ठीक है, इस तरीके से मेंटल हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 की तरफ आ गए हैं। शैल चक्र का वास्तविक क्रम क्या है? शैल चक्र क्या है? मैग्मा, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। ठीक है, अब देखेंगे कि शैल चक्र क्या है और ये चक्र में कैसे परिवर्तित होती है। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। इसके अनुसार द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बनाता है। मैग्मा होता है पहले मैग्मा जो है द्रव के आकार में लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर ये ठंडा होकर के आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अवसादी शैल बनता है। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है तो फिर क्या बनता है? अवसादी शैल बनता है, जो ताप व दाब के कारण पहले कायांतरित शैल और फिर द्रवित मैग्मा में फिर बदल जाता है। अवसादी जो शैल है वो ताप और दाब के कारण फिर से कायांतरित शैल में बदलता है और अंततः फिर द्रवित मैग्मा में, मतलब धरती गोल है और जो जहां से था वहीं पे आ जाता है वापस। आते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। भू सतह पर भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं इसको। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक, जबकि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें बाहर की ओर गमन करती हैं। अब 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 3, और इसके बाद हमारा आज का चैप्टर पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। ठीक है, ये तो वन लाइनर में भी सबने याद किए होंगे। विश्व में हजारों छोटे बड़े प्रपात हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। यह जलप्रपात दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला देश में स्थित है। इसका जल इतनी ऊंचाई से गिरता है कि जमीन पर गिरने से पहले ही वह धुंध के रूप में बदलता हुआ प्रतीत होता है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका का सीमा पर तथा विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे व जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 51 की तरफ। नदी की गति सबसे धीमी कहाँ पर होती है? विसर्पों पर, चाप झीलों पर, तटबंधों पर, वितरिका पर। ठीक है, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। समय के साथ कभी कभी विसर्प लूप नदी में से कट जाते हैं और एक अलग झील बना देते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। नदी उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। क्योंकि चाप झील और विसर्पों से तो चालू ही होती है, चाप झीलों तक आती है, फिर तटबंध पहुंचती, फिर वितरिका। इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लास्ट में वितरिका पर ही आएगी।
प्रश्न संख्या 52 है, समुद्र भृगु से क्या अभिप्राय है? समुद्र भृगु मतलब समुद्र में ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट। समुद्री तरंगों के शैलों में लगातार टकराने से दरार विकसित होती है। इन्हीं समुद्री गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। शैलों का लगातार अपरदन इन छतों को भी तोड़ देता है और बची हुई दीवारें स्टॉक कहलाती हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे हुए शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। प्रश्न संख्या 53, लोएस तथा छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पवन अपरदन का मुख्य कारक है। यहाँ छत्रक के आकार के शैल पाए जाते हैं, जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। जब बालू के कण महीन तथा हल्के होते हैं तो वायु उन्हें उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार हमारा आज का ये पूरा PDF समाप्त होता है, जो कि है भूगोल का। और कल से आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप मिशन एग्जाम के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। PDF की चिंता आपको नहीं करनी है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।